नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू दिवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आज बात कर रहे हैं आपके स्वास्थ्य से संबंधित ईएनटी विभाग को लेकर। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं श्री बालाजी मेट्रो हॉस्पिटल में ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि नाम्बियार जी। उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ईएनटी यानी नाक कान गला के रोगों के लिए किस तरीके से यहाँ इलाज हो रहा है और क्या कुछ इसमें जो परेशानियाँ आ रही हैं उसको लेकर बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो आपका विभाग है ईएनटी, इसको लेकर बताएंगे किस तरह के का इलाज यहाँ मेट्रो में हो रहा है, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, हमारे यहाँ ईएनटी में कान नाक गला तीनों रोगों में पूरी तरह से सारे इलाज प्रदान किए जाते हैं। जैसे कि कान की बीमारियाँ शुरुआत करते हैं। कान की बीमारी लोग ध्यान नहीं देते हैं बिकॉज कान बहना एक बहुत ही कॉमन सर्दी खांसी का पार्ट मानते हैं लोग, जिसको लापरवाही करते हुए टाल दिया जाता है। लेकिन ये हमें नहीं पता होता है कि कान और दिमाग के बीच में एक बहुत पतली परत होती है हड्डी की, जो इस बीमारी द्वारा धीरे धीरे गलने लगती है और ये बीमारी आगे जाके जानलेवा बन जाती है, जो मेनिंजाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसे अगर हम पहले ही दिखा लें और तुरंत दिखा लिया जाए तो इसका ऑपरेशन बहुत ही साधारण है। कान का नया पर्दा लगाने का ऑपरेशन यहाँ पे होता है। डॉक्टर साहब, एक यहाँ पर मेनिंजाइटिस आपने कहा, जी, जरा इसके बारे में थोड़ा सा इसको एलोबरेट करेंगे, किस तरीके से ये बीमारी होती है और क्या कुछ इसमें परेशानियां होती हैं? जी देखिए, ये शुरुआत इस तरह होती है कि लोगों का कान बहने लगता है, कान पकने लगता है। जब सर्दी खांसी होती है, कान से मवाद आता है, ध्यान नहीं दिया जाता है, ओवर द काउंटर हम कोई ईयर ड्रॉप ले लेते हैं, उसको कुछ दिन के लिए वो ठीक हो जाता है। बट अंदर ही अंदर जब भी बीमारी बढ़ती है तो कान की एक बड़ी बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं कोलेस्टेटोमा। कोलेस्टेटोमा एक ऐसी बीमारी होती है जो कान की सारी हड्डियों को गला देती है, सुनाई देने की हड्डी, दिमाग की हड्डी। तो यहाँ से ये बीमारी सीधे हमारे ब्रेन में चले जाती है। तब आते हैं हमें सिम्टम्स जैसे कि उल्टी आना, चक्कर आना, सुनाई देने की क्षमता का खत्म हो जाना। ये बीमारी जानलेवा हो सकती है अगर ये ब्रेन में चली गई। तो इसे हम पहले ही रोक सकते हैं अगर हम इनिशियल स्टेज में इसका इलाज करा लें तो। डॉक्टर साहब, बाकी जो है नाक और गले को लेकर, क्योंकि ये दोनों बहुत संवेदनशील अंग हैं, तीनों ही संवेदनशील अंग हैं मानव शरीर के। अभी जिस तरीके से रायगढ़ में जो औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे खनन क्षेत्र है, तो यहाँ जिस तरह का पर्यावरणीय प्रभाव है इंसान के स्वास्थ्य पर, उसको लेकर नाक कान गला इन तीनों के अंग में किस तरीके से प्रभावित करता है ये? देखिए, जो ये तीनों ऑर्गन है, ईयर नोज थ्रोट, ये बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स हैं और तीनों ही इंटर रिलेटेड हैं। और जैसा यहाँ का पोल्यूशन लेवल है तो शुरुआत होती है नाक से। बीमारी शुरू होती है एलर्जिक राइनाइटिस। इसमें होता है नाक से पानी बहना, अधिक छींके आना, नाक की सूंघने की क्षमता का खत्म हो जाना। इसके बाद नाक के पीछे जो हमारे कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम एडेनॉइड कहते हैं, जो बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, इनका बढ़ जाना। एडेनॉइड के बढ़ने की वजह से नाक और कान के बीच की जो ट्यूब होती है उसके रास्ते कान में इन्फेक्शन फैल जाना। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटर रिलेटेड हैं। अगर हम इसको नहीं कंट्रोल करेंगे तो ये नाक की बीमारी हमारे कान को भी खराब करती है, साथ ही साथ नाक के पीछे का जो मवाद है, पानी है, गले में उतर के गले में भी खराश पैदा करता है। सोर थ्रोट होना, एलपीआरडी जैसी बीमारी होना, एलर्जिक फेरेंजाइटिस होना, ये सारी चीज़ें प्रदूषण से रिलेटेड होती हैं। तो अगर हम इनको कंट्रोल करेंगे तो हम मेजर प्रॉब्लम से आगे बच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नाक के लिए, एलर्जिक राइनाइटिस के लिए हम इम्यूनोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं, इंजेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। अगर एलर्जिक राइनाइटिस के साथ साथ नाक की हड्डी टेढ़ी है या लंबे समय तक किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है तो उसे नाक में थूक की थैली, जिसे हम पॉलिप कहते हैं, नाक में मसा बनना कहते हैं, ये बनने लगता है। तो उसका हम दूरबीन द्वारा ऑपरेशन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये जो सिम्टम्स हैं ये बिल्कुल खत्म हो जाते हैं लोगों के साथ। इसी तरह रायगढ़ में बहुत कॉमन है राइनोस्पोरिडियोसिस, हम बोलते हैं। ये तालाब के पानी में नहाने से बहुत कॉमनली फैलता है, नाक में बहुत बड़ा मसा बनना। ये इतना जानलेवा होता है कि ये नाक से लेके गले तक फैलने लगता है। लोगों को सांस लेना बिल्कुल बंद हो जाता है, दोनों नाक इसके मसे से भर जाते हैं। तो हम यहाँ भी इसका बहुत सफलतापूर्ण ऑपरेशन करते हैं दूरबीन द्वारा। कोई चीरा काटा की जरूरत नहीं लगती है, दूरबीन से ऑपरेशन संभव हो जाता है इसका। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ श्री बालाजी मेट्रो में आपके विभाग में किस तरीके से डायग्नोसिस की सुविधा है आपके विभाग को लेकर? देखिए, मेरे पास एंडोस्कोपी की सुविधा है। हम लोगों के कान और नाक में एंडोस्कोप डाल के ही डायग्नोसिस प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा
सीटी स्कैन, सारी खून की जांचें सब हमारे पास उपलब्ध है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ईएनटी की डायग्नोसिस के लिए यहाँ अवेलेबल नहीं है। कान के लिए हम ऑडियोमेट्री करते हैं जो लोगों की सुनाई देने की क्षमता बताता है, कान के अंदर की हड्डियों की क्षमता बताता है, नसों की ताकत का पैमाना बताता है। ये सारी जांचें हमारे पास उपलब्ध है। तो इन जांचों की वजह से हम बीमारी को बहुत जल्दी पकड़ भी सकते हैं और उसका सही समय पे इलाज भी कर पाते हैं। डॉक्टर साहब, नाक कान गला को लेकर लोग शुरुआती दौर में काफ़ी लापरवाहियां भी बरतते हैं। जी, जी। जैसा कि आपने ये भी कहा, ये सच भी है कि अपनी मर्जी से कहीं ड्रॉप ले आए, ईयर ड्रॉप ले आए, या तो वो सब इस्तेमाल करते हैं। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, हमें इसका आइडिया नहीं होता एक्चुअली। कान नाक गला कभी भी इमरजेंसी की तरह हमें आता नहीं है सिम्टम। जैसे कि हार्ट अटैक है, वो इतना इमरजेंट होता है कि लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लेकिन कान नाक गला है, कान आज भा हो सकता है कल सूख गया किसी कारण की वजह से, हमने दवा खा ली। पर ये जो बीमारियां हैं ये बाहरी तौर पे प्रदर्शन करने के बजाय अंदरूनी तरह पे ज़्यादा प्रदर्शित करती हैं। तो ये अंदर ही अंदर जो है हमारी सारी हड्डियों को गलाना शुरू करती है। सिमिलरली नाक की बीमारी, हर सर्दी खांसी हर को होती है, लेकिन हमें पता नहीं है कि उस सर्दी खांसी अंदर ही अंदर हमें कब परेशान करती है। नाक में साइनसेस होते हैं हमारे पास 3-4 पैर के, 2 यहाँ पे होते हैं, 2 आंखों के पीछे होते हैं, 2 दिमाग में होते हैं। इन साइनसेस का काम होता है हवा का संतुलन बनाए रखना चेहरे में। लेकिन अगर लंबे समय से सर्दी जुकाम है तो ये सारे साइनस सर्दियों से भर जाते हैं और इनका पता सिर्फ हम सीटी स्कैन से कर पाते हैं कि इनका लेवल कैसा है। अगर ये पूरी तरह भरे और इनमें अगर फंगल इन्फेक्शन भी हो जाए तो अगेन ये जो कोविड के टाइम पे आया था काला फंगस, अगर आपने सुना हो, ब्लैक फंगस, ये एक प्रकार का साइनस का फंगल इन्फेक्शन होता है। शुगर वाले पेशेंट को ये जानलेवा बन जाता है, ये भी दिमाग में फैल जाता है, आंखों में फैल जाता है। तो अगर हम जितनी जल्दी अपने कंसर्न्स को लेके स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट के पास जाके दिखा ले तो हम इन सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, ख़ासतौर पे हमारी ऑडियंस के लिए, कि अक्सर हम कान के मामले में देखते हैं कि मोटरसाइकिल की चाबी से कान खुजलाते हैं या बड्स का इस्तेमाल करते हैं तो राहत मिलती है बड़ी, लेकिन ये कहीं ना कहीं आगे चल के ख़तरनाक होता है। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, एक बहुत ही हमारी सदियों से चली आ रही परंपरा समझ लीजिए कि ईयरबड का इस्तेमाल करना, माचिस की तीली का इस्तेमाल करना। इससे क्या होता है, आपको उस समय के लिए तो राहत ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन जो हमारी कान की स्किन होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है और बहुत पतली होती है। इसमें हल्की भी खरोच आना वहाँ एपिथेलियम को जमा करने का बीमारी होती है। कई बार एक तो डायरेक्ट पर्दे को चोट लग सकती है, दोबारा ये जो रास्ता होता है हमारा कान का पर्दे तक पहुंचने का, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे सुनाई देने के लिए। अगर इस रास्ते में ब्लॉकेज हो जाए या चोट लग जाए या खून निकलने लगे या वहाँ की एपिथेलियम खराब हो जाए तो ये आगे चल के कान की बीमारियां जैसे ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मीडिया में परिवर्तित हो जाती है। तो मेरा ये मानना होता है कि अगर आपके कान में वैक्स है या कचड़ा है तो आप जरूर डॉक्टर को दिखाइए। उसके लिए ड्रॉप होता है जो उसको पिघलाता है और स्वयं क्लीन करता है। अच्छा, इसमें सरसों का तेल या लहसुन गर्म करके उसको फिर डालते हैं, ये कितना सही है कितना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी मैं एडवाइस नहीं करती हूँ। हालांकि अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है किसी को तो अगर यूज़ किया जाए तो कोकोनट ऑयल यूज़ किया जा सकता है कि आप, लेकिन वो भी एकदम साफ से रखा हुआ कोकोनट आप ड्रॉपर से इस्तेमाल करके कान में डालिए, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लगा दिया या ईयरबड यूज़ कर दिया, ये अवॉइड करना चाहिए। आप बेहतर है कि आप अपने कंसल्टेंट को दिखाएं और परामर्श के बाद ही कुछ भी कान में डालें, क्योंकि हर ड्रॉप की जो वो है, सब बीमारी में अलग अलग ड्रॉप की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि कान दर्द माने कोई भी ड्रॉप, ये ज़रूरी नहीं। तो ओवर द काउंटर आपको जो दवा देता है वो अंदर बिना देखे कान दवा दे रहा है, उसे नहीं पता कि कान में फंगस है या कान में बैक्टीरिया है या कान में नॉर्मल डिस्चार्ज है। तो ये आप तभी जान पाएंगे जब आप एक स्पेशलिस्ट को अपना कान दिखाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए, और निश्चित तौर पर जो आपने जानकारियाँ दी हैं वो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत अहम होगी। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर रखें। नमस्कार।